नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के प्रोग्राम हार्ड टॉक के साथ मोहित पीजादा आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप सुन चुके हैं, अपोजिशन जमातें खास करके PMLN ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर, जिसका फॉरेन फंडिंग से ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ से बल्कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से भी होनी चाहिए। गुज़िश्ता दिन भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन इस वक्त सियासी इशू यही है। सबसे पहले मैं आपको PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब SN इकबाल साहब का मौक़िफ़ सुनाता हूं। जिसने ईमानदारी का मेकअप किया हुआ था, कौम को हर वक्त शफाफियत का दर्स देता था, जब फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट आई, उसका मेकअप उतरा तो अंदर से एक नहायत भयानक करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का और पाकिस्तान दुश्मन लॉबी से बैरूनी फंडिंग हासिल करने का चेहरा सामने आया है। आज कौम साकिब निसार साहब से भी पूछना चाहती है, क्या सादिक और अमीन उसे कहा जाता है कि जो झूठे बयानात इलेक्शन कमीशन को देता है, जो झूठी दस्तावेजात पे दस्तखत करता है? नाज़रीन, अगर ये PMLN का मौक़िफ़ है, हार्ड मौक़िफ़ है, तो दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब इसे किसी खातर में ला ही नहीं रहे। उनका मौक़िफ़ भी सुन लेते हैं। अपना अपने शौक के ऊपर ही लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ है आज जन साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया, और ये एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शिकंगरियाँ वगैरह छोड़ने का, क्योंकि सियासत के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत की तारीख बन चुके हैं, इनका मुस्तकबिल नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना कि PMLN का मौक़िफ़ तो यह है कि हुकूमत एक्सपोज हो चुकी है बहुत बुरी तरह से, और जो शराफत का और दयानतदारी का वादा और रखा था वज़ीर आज़म ने, वो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ यह है कि हर 3 महीने के बाद एक नया शोशा छोड़ा जाता है सियासत को आगे चलाने के लिए, और ये चीज़ भी कहीं जाने को नहीं है। मुझे आज की इस नशिस्त में ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के MNA जनाब अली परवेज़ मालिक साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन जनाब हसन खावर साहब भी तहरीक की तरफ से मेरे साथ हैं, और पाकिस्तान के मुमताज़ एडिटर जर्नलिस्ट इन कॉलम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमें इस बहस में ज्वाइन कर सकेंगे। समझने की कोशिश करेंगे किस हद तक एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है और आगे होने क्या लगा है। अगर अली परवेज़ मलिक साहब से मैं आगाज कर सकूं। अली परवेज़ मलिक साहब, 2 या 3 पॉइंट्स में आपकी पोजीशन है क्यों? क्योंकि जब फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं तो जहन में आता है कि किसी सियासी जमात को कोई फॉरेन अकाई ने, किसी हुकूमत ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, अमेरिका ने, CIA ने, हिंदुस्तान ने उसको फंडिंग दी है। लेकिन यहाँ तो फंडिंग डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स है, तो केस आपका है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आप अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, जो हमारे सादिक और अमीन वजीर आज़म साहब हैं, जिन्होंने आप जानते हैं 2019 के अंदर 1 करोड़ रुपए के करीब तकरीबन टैक्स दिया, और ये उन्होंने जो पिछले 40-50 सालों में टैक्स दिया था उससे कहीं ज़्यादा है, तो वो उनकी ज़राए आमदनी किया। इसके ऊपर तो हम मेरे ख्याल से एक अलहदा नशिस्त कर लेंगे, पर जो असल मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि वजीर आज़म साहब को ना यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जिस तरह से इस रिपोर्ट को वेलकम किया है, हम सब ये भूल नहीं गए कि ये मामला पिछले 6-7 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्क डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए इसको रोके बैठी हुई थी, और आपने ये भी जानते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन भी इसके अंदर चैलेंज करने की और हर तरह से इस इंक्वायरी को रोकने की कोशिश की। अब जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे इल्जामात या ऑफेंसेस के हैं, और आपने जो फॉरेन फंडिंग की आपने जो एलिमेंट को टच किया कि कोई यहाँ पे कुछ सीक्रेट एजेंसी के जरिए तो पैसे नहीं आए हुए, तो हम इसको क्यों एजिटेट करें? देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है आपका 2002 का, उसके अंदर बड़ी क्लियरली प्रोहिबिशन मौजूद है कि आप किसी फॉरेन कंपनी से पैसे यहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए नहीं दे सके। और आज के अखबारों में आपने देखा है कि ना सिर्फ इन्होंने आरिफ नकवी साहब की अबराज कैपिटल से पैसे और डोनेशंस ली हैं, और उसके बाद आप जानते हैं किस तरह से उसकी प्राइवेटाइजेशन के अंदर या उसकी सेल के अंदर इन्होंने क्विड प्रो को के जरिए मदद करने की कोशिश की है। वो तो अपनी जगह, पर इसके अलावा बेपनाह और फॉरेन कंपनी से भी पैसे
पैसे ले चुके हैं। सो दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द अफेंस जो आपने जिसको टच अपॉन किया, और उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के अंदर लिखा है अगर ये डिसएग्री करते हैं तो उसको चैलेंज कर लें, बट एज द लॉ स्टैंड्स टुडे तो ये प्रोहिबिटेड था, तो इसीलिए आपको प्रोहिबिटेड सोर्स ऑफ फंडिंग कह रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर कंसीलमेंट का भी मामला है कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी तकरीबन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 26 अकाउंट्स थे, जबकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को 4 अकाउंट्स जो थे वो इन्होंने डिस्क्लोज किए हुए थे। तो ये जो एक लैक ऑफ आपका कंसीलमेंट का भी मामला है, और इसके साथ साथ ये बात तो ठीक है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को शुक्रगुजार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, इसलिए नहीं कि उन्होंने ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक की है, बट इसलिए कि उन्होंने इनको जो बाकी के इनके अकाउंट गुमे हुए थे उनकी जरूर निशानदेही कर ली है। तो जो 30 करोड़ रुपए जो इन्होंने रिकंसाइल नहीं किया, और वो पैसा पता नहीं कहां पे इमरान खान साहब ने जो अपने टी बॉयज और अपने पार्टी के जो पीएंस के नामों के ऊपर बुलाया था, वो पैसा कहां पे इवेपोरेट हो गया था। तो ये यकीनन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि उसको इन्वेस्टिगेट तो करें कि वो पैसा कहां पे चला गया। तो ये दूसरी मैंने आपसे बात की। तीसरी देखें, बात यह है कि इन सारे अकाउंट्स को इमरान खान साहब ने एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी साइन ऑफ भी किया हुआ है। तो इसके अंदर अगर उन्होंने गलत किसी स्टेटमेंट को या सर्टिफिकेशन को वहां पे ओन किया है तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर ओथ अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। इसके अलावा तीनों पॉइंट्स आपके हो गए। एक नुकता आपने कहा कि इलेक्शन, जी आपने कहा कि ईसीपी ने इसको आउट किया रिपोर्ट को, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ने इसको फॉर्मली इशू कर दिया? बिकॉज बाज अखबारात में मैं पढ़ रहा था, वहां ये लिखा हुआ है कि ये रिपोर्ट लीक हो गई है, ये इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली तौर पर रिलीज की ही नहीं। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है, बट जहां तक मुझे पता है अभी ये इलेक्शन कमीशन को जो इन्होंने स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी उसने इलेक्शन कमीशन को भेजी है, और इलेक्शन कमीशन ने इसको टेकअप करना है। तो वहां पे जब टेकअप होती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या इंटरप्रिटेशन देता है, फॉर दिस वी विल हैव टू वेट। बट आई एम नॉट श्योर कि स्क्रूटनी कमेटी ने इसको पब्लिक किया है कि नहीं किया, बट इट इज वाइडली रिपोर्टेड एंड ये आपकी सोशल मीडिया के ऊपर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वहां पे अवेलेबल है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जो रिस्पॉन्सिबल जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट भी किया है, तो इट मस्ट बी एक्यूरेट। जी बिल्कुल। फहद हुसैन साहब ने जो रेजिडेंट एडिटर हैं डॉन के, अपने कॉलम रेड जोन्स में इसका तस्करा किया है कि ये रिपोर्ट जो है ऑफिशियली इशू नहीं हुई है, बल्कि इसको लीक कर दिया है स्क्रूटनी कमेटी, किसी ने इसको लीक कर दिया। बहरहाल हसन खाबर साहब, आप न सिर्फ पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हैं, बल्कि आप इस कंट्री के अंदर एक सीनियर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पर रह चुके हैं। क्या आपका जवाब है जो अली परवेज मलिक साहब कह रहे हैं? डॉक्टर साहब देखें, बात पता क्या है, बात यह है कि ऑपोजिशन जो है ना वो पहले दिन से ये सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब की ज़ात पे कोई बात इनको मिल जाए, और वो क्योंकि लोगों को पता चल गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयानिए के साथ आई, इस नारे के साथ आई कि ये सारे लीडरान जो पुराने थे ये करप्ट हैं, ये चंद ख़ानदान हैं जो ये पार्टियाँ रन करते हैं, उनका जवाब कोई नहीं है इन पार्टियों के पास। तो ये इस सर तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें कोई चीज़ मिल जाए। जो बंदा ऑनेस्ट है, जिसके ऊपर कुछ है नहीं, वो ना इनको मिला है ना मिलना है। अब हुआ यह है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उससे ये लोग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, शोर मचाना चाहते हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ऑफिशियली आई है या लीक हो गई? रिपोर्ट पढ़े हैं, ये ऑफिशियली आई है, गवर्नमेंट के पास तो आई है, लीक ही हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पब्लिकली रिलीज की है। खान साहब ने भी कहा है, सब कह रहे हैं कि पब्लिकली रिलीज कर दें पब्लिकली रिलीज, और बाकी इनकी जो चीज़ें वो भी रिलीज कर दें, लोग पढ़ लें खुद, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिकली वो रिलीज हुई है रिपोर्ट। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको बिल्डअप कर रहे हैं एहसान इकबाल साहब और पीएमएल? बिल्कुल कुछ नहीं है। अब वो जाहिर है कि डिसअपॉइंटमेंट भी छुपानी है। वो एक अकबर एस बाबर का केस भी ख़त्म हो गया, वो भी इसमें कुछ नहीं निकला। और 2-3 चीज़ें हैं जिनकी तरफ निशानदेही की है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि कोई वेरीफाइबल प्रूफ नहीं है। वो जिस स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे थे, वो ऑडिट रिपोर्ट भी उन्होंने कहा ये प्रेजेंटेबल नहीं है, साइन नहीं थी, ये भी कोई काम की रिपोर्ट नहीं है। 2-3 चीज़ें सामने आई। कुछ देखें ना, कन्फ्यूजन इसलिए हुई कि कुछ रिपोर्टें पहले मीडिया में आई जो कि सही नहीं थी। टोटल थे 26 अकाउंट। उन्होंने कहा जी बड़ा शोर मच गया, 26 अकाउंटों में ट्रांजैक्शंस हैं, हमें पता नहीं है। 3 कैटेगरी के अकाउंट्स हैं। एक वो कैटेगरी के अकाउंट्स हैं जो पीटीआई के अपने अकाउंट्स हैं जिसमें फंडिंग आई।
एक सब्सिडरी अकाउंट्स हैं और एक वो अकाउंट हैं जो गलती से उन्होंने डाली हैं। जब वो वेरीफाई करेगा, इलेक्शन कमीशन देखेगा, हम बता देंगे। वो वेरीफाई करेंगे बाद गलत कह रहे होंगे तो हमें बता देंगे जी आप गलत कह रहे हैं। कुछ ऐसे उसमें अकाउंट हैं जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी 31 करोड़ की ट्रांजैक्शंस की बात है, जो उसमें एक फैक्ट है कि जी 31 करोड़ की ट्रांजैक्शन शायद ऐसी हैं जिसका हिसाब नहीं है। उसके भी दो हिस्से हैं, वो दोनों बाहर से नहीं आए, वो क्रॉस ट्रांजैक्शंस है, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हुई है। वो भी अकाउंटिंग एरर है, जब वो रिकन्सिलिएशन करेंगे वो भी बात आ जाएगी। उसके अलावा और कोई बात नहीं निकली। ये जो कंपनियों के नाम इधर से आई, फॉरेन फंडिंग, उन्होंने कहा जी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, तो कोई केस नहीं रहा। और जो बात सामने आई है वो ये सामने आई है कि पीटीआई का फंडिंग मॉडल क्या है। और पीटीआई का फंडिंग मॉडल ये है कि मेरे आप जैसे जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स, वो पार्टी को फंड देते हैं, चंद सेठ नहीं इस पार्टी को चलाते। ये अगर लोगों के सामने कंपैरिजन रखेंगे ना कि आप किस पार्टी को कैसे फंडिंग आती है, तो लोग खुद देख लेंगे। और ये जो फंडिंग का केस है ना, ये भी इंशाल्लाह लोगों को ये बताएगा कि जिस तरह हम इन पार्टियों की करप्शन के खिलाफ जंग करते आए हैं, इन पार्टियों का फंडिंग मॉडल भी उसकी गवाही देगा। और ये लोग खुद देखेंगे कि ये एक तरफ चंद सेठ चलाते हैं, एक तरफ क्राउड। हसन साहब, इसकी वजाहत कर दें कि अली परवेज मलिक साहब ने कहा कि कानून इजाजत नहीं देता कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो किसी सियासी जमात को फंडिंग कर सकें, और वो कह रहे हैं कि बहुत सी प्राइवेट कंपनीज की फंडिंग जो है वो सामने से आ गई है। फॉरेन प्राइवेट कंपनीज डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, फॉरेन की बात, मैंने इनकी बात सुनी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ नाम ऐसे हैं जो गलत आए हैं मीडिया के अंदर। वो हो सकता है कि उनकी शिकायत जो उन्होंने जो अपनी पटिशन दी थी उसके अंदर नाम हो, वो एक लाख है। हमारे जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिन्होंने फंडिंग दी है, कानून के मुताबिक बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी सिंगल ओनर कंपनीज होती हैं, वो भी साथ नोटराइज्ड अपना बयान देते हैं कानून के मुताबिक कि जी ये हमारी पर्सनल फंडिंग है। कोई उसमें एक भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो कानून से हट के हो, जो गैर कानूनी हो। अगर होगी तो फिर तो देखिए ना, फिर मसला क्या था। अगर गैर कानूनी होगी तो इलेक्शन कमीशन बता देगा। मैं तो आपको वसूख से बता रहा हूँ कि तमाम बाय द लॉ चली है, फुल कंप्लायंस है। और कोई भी, वो कहते हैं उर्दू का मुहावरा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ऑपोजिशन की इससे उम्मीदें बहुत वाबस्ता थी। उनका ख्याल था कि शायद कोई ऐसी चीज़ निकल आए कि वो खान साहब पे उंगली उठा सके, वो नहीं निकली। अब वो अपनी खफत मिटाने के लिए और छुपाने के लिए इस तरह की बातें करें, कुछ नहीं हो उस रिपोर्ट के अंदर। अच्छा अली परवेज मलिक साहब, आपने जो कुछ सवाल उठाए उसका जवाब तो देने की कोशिश की है। हसन खाबर साहब ने क्या गलत कहा, हसन खाबर साहब ने, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं? लेकिन डॉक्टर साहब, वो खावर साहब ने बिल्कुल जवाब देने की कोशिश की है, पर मेरा नहीं ख्याल कि वो सही तरह से एक्सप्लेन कर सके। मैंने तो फैक्चुअल बातें की है ना। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा 26 अकाउंट है तो बताएं कि हैं कि नहीं है, और अगर वो उसको नहीं इन्होंने डिस्क्लोज किया तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसके ऊपर तो कोई मूट पॉइंट या बहस का तो कोई मामला ही नहीं है। उसके अलावा वो कहते हैं कि कंपनी से किसी डोनेशन नहीं आई। आज के आपके डेली अखबार उठा लें, उसके अंदर कंपनियों के नाम लिखे हुए आरिफ नकवी साहब की, वोटॉन क्रिकेट लिमिटेड। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं। इसके अलावा जो इन्होंने होटल के लाइसेंस के एवज लोगों से डोनेशनें ली हैं और बाकी के मामलात हैं, वो अपनी जगह। ये जुलाई 1, 2011 के ऊपर इनकी अपनी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अपनी जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इनको कहा कि इनके टी बॉयों के अंदर, इन्होंने टी बॉयज के अकाउंट के अंदर डोनेशन ली है कि नहीं ली है। मैं आपको नाम बता देता हूं, इनसे क्या एक्सप्लेन कर दें। कौन है ताहिर इकबाल, कौन है नुमान अफजल, कौन है मोहम्मद अरशद, कौन है मोहम्मद रफीक। इनकी अपनी रेजोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। ये उस चीज को सारे डिसोन कर दें टीवी पे बैठ के, तो जब इलेक्शन कमीशन इनकी ये रिपोर्ट टेकअप करेगा तो इनको उसका खुद ही जवाब मिल जाएगा। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये सीरियस इल्जामात हैं, और इमरान खान साहब ने जो मेयार तय किया था या जो मेयार बेचने की कोशिश की गई थी इस मुल्क के अंदर अवाम को, वो ये था कि जब इस किस्म के इल्जामात लगे तो आपको अपने ओहदे छोड़ देने चाहिए और आपको एक आजादाना माहौल के अंदर इन चीजों की तहकीक और तफ्तीश करवानी चाहिए। तो ये वो तफ्तीश और तहकीक करवा लें, उसके बाद जब क्लियर हो जाते हैं तो वापस आ जाए। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं। और ये भी याद रखिएगा कि ये इल्जामात किसी ऑपोजिशन की जमात ने नहीं लगाए, इनके अपने फाउंडिंग मेंबर जो इनकी टिकट के ऊपर क्वेटा से एमएनए का इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्होंने लगाए हैं। तो उनको जाके जस्टिफाई करें, यहां पे आए बाएं शाएं करने से तो मामला हल नहीं होंगे। जी हसन खाबर साहब, वो कह रहे हैं कि आप हकायक को आगे पीछे कर रहे हैं और ऐसा नहीं है।
देखिए, बात यह है कि हकायक को आगे पीछे तो नहीं, हकायक तो हकायक होते हैं डॉक्टर साहब। हसान खावर के कहने से तो हकायक आगे पीछे नहीं हो सकते। मैंने तो आपको बता दिया कि 26 अकाउंटों में से 3 कैटेगरी के अकाउंट हैं, 8 अकाउंट वो हैं जो एक्टिव हैं, जो हम मैनेज कर रहे हैं, बाकी बच गए उसके अंदर 18 अकाउंट। 18 के अंदर से मेरा, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर भूल रहा है, 10 गालिबन सब्सिडरी हैं और बाकी के जो हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो कोई एक आधे अकाउंट का नंबर इधर उधर हो सकता है, मेरे सामने फिगर्स नहीं है, लेकिन ये सारी बात है। वो जब इलेक्शन कमीशन हमसे पूछेगा हम बता देंगे भाई ये फलाने नाम मिलता जुलता हमारा नहीं ताल्लुक है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज के, अली परवेज मलिक ने जो प्राइवेट कंपनीज के नाम लिए हैं 3-4 प्राइवेट कंपनीज के, प्राइवेट फॉरेन फंडिंग कंपनीज के, मैं आपको वही बता रहा था ना कि देखें हमारे जितने हमारी डोनेशंस हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि सिंगल डायरेक्टर ओन्ड कंपनीज होती हैं और सिंगल मैनेजमेंट कंपनी एसएमसी कानून का एक तरीका वज़ा करदा है। देखें, हाँ, उसका वज़ा करदा तरीका है कि आपने अपना नोटराइज करके एक स्टेटमेंट देनी है कि यह आपकी ज़ाती फंडिंग है। वो पूरा का पूरे कंप्लाइंस हुई है, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, इसमें भी कोई हकायक आगे पीछे नहीं है। अगर इसमें कोई गलत बात होगी तो इलेक्शन कमीशन हमें पूछ लेगा, लेकिन इसका तो मैं आपको बड़ा खुल के जवाब दे रहा हूँ कि ऐसी कोई उसमें चीज नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर ठीक है। अच्छा, अब जरा शामी साहब, कुछ दिनों से मुसलसल इस पे बहस हो रही है फॉरेन फंडिंग केस में। फॉरेन फंडिंग का जब जिक्र किया जाता है तो एक आम आदमी के जहन में यही आता है कि किसी सियासी जमात को किसी बैरूनी मुल्क की इकाई ने, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने, वहां की हुकूमत ने, भारत ने, किसी ने फंडिंग दी है। लेकिन यहाँ जो चीज आ रही है कि पाकिस्तानी की ओन प्राइवेट कंपनीज हैं, बहुत से लोग इंडिविजुअल्स हैं। कितना नुकसानदेह है ये केस अब तक, जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट लीक हो गई है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से? देखें, जो कानून है वो तो ये कहता है कि कोई गैर मुल्की शहरी जो है वो किसी भी पाकिस्तान की सियासी जमात को पैसा नहीं दे सकता और ना वो जमात उससे पैसा ले सकती। तो कानून के जो अल्फाज हैं वो तो बहुत सख्त हैं। नहीं सर, शख्स नहीं दे सकता, ये कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो अली परवेज मलिक ने भी नहीं कहा। या कंपनी, इंडिविजुअल भी नहीं दे सकता। अच्छा, जो गैर मुल्की है, पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा, अब उसमें मसला ये है, अगर आप कानून की उसके ऊपर जाएं तो वो पाकिस्तानी जो फॉरेन नेशनल हो चुके हैं, यानी डुअल नेशनल नहीं है, वो भी उसकी जद में आ जाते हैं। ठीक। तो यानी, लेकिन आम आदमी समझता है कि फॉरेन फंडिंग से मुराद ये है कि किसी गैर मुल्क ने या उसकी एजेंसी ने कोई फंडिंग की है। तो ये तो जो हमारे कानून साज हैं, जब वो कानून बनाते हैं तो उनको इन चीजों पर गौर करना चाहिए कि अल्फाज क्या होने चाहिए और उनके अंदर कितनी वुसअत होनी चाहिए और कितनी वुसअत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब जो मामला ज़ेरे बहस है और ज़ेरे समाअत है, मेरा ख्याल है कि क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आया, तो मुनासिब बात तो यह है कि उसका इंतजार कर लिया जाए। वहाँ पीटीआई को भी मिलेगा अपनी वजाहत पेश करने का, अपने दलाइल देने का, और उसके जो मुखालिफ हैं या अकबर बाबर साहब जो हैं वो भी मौजूद होंगे। जब फैसला आ जाएगा तो फिर ज्यादा वजाहत के साथ और तयक्कुन के साथ हम बात कर सकेंगे कि मामले की नौयत क्या है, क्या इसमें कोई दानिस्ता बात हुई है या कोई नादानिस्ता काम हुआ है या कोई भूल चूक है या कोई दानिस्ता कोई चीज छुपाई गई है। मेरा थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। शामी साहब, अभी हसान खावर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि अकबर एस बाबर का केस तो तकरीबन खत्म हो गया, आप कह रहे हैं अभी उस केस में कोई जान बाकी? देखिए, अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने है। अगर हसान खावर साहब लोग को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला दे दिया है तो मुझे नहीं मालूम। अभी तो इलेक्शन कमीशन में उसकी हेयरिंग करनी है। अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश, बदकिस्मती से जो हमारे सियासतदान हैं वो एक चौके छिक्के इसी तरह लगाते हैं। जो उन पीटीआई के मुखालिफ हैं वो जोर दे रहे हैं कि जनाब दौड़ो पकड़ो, गोया के वर्डिक्ट आ गया है और पता नहीं क्या मामला जो है तश्तसबाम हो चुका है, और पीटीआई कह रही है कि इसकी कोई वक़्त ही नहीं है। भाई, मामला जो है इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपनी राय अभी देनी है, तो आप उसका इंतजार कर लें।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। शामी साहब बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहे। शामी साहब आपने बड़ी देर से भी हमें ज्वाइन किया, बहुत सी चीजें आपसे समझनी है। बात यहाँ पे ब्रेक से पहले कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट अभी पब्लिकली ऑफिशियली पब्लिक हुई नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट लीक हो गई है, वो सामने आ गई है। ऑपोजिशन की जमातें उसकी बेसिस पर मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हुक्मरान जमात के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हुक्मरान जमात ये कह रही है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करना है, वहां हम चीजों का जवाब दे सकते हैं। और भी बहुत से इश्यूज हैं, इस पर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के सामने जो फॉरेन फंडिंग केस है उस हवाले से। अली परवेज मलिक साहब की तरफ चलता हूं। अली परवेज मलिक साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात की मुजीबुर रहमान शामी साहब ने, जो पाकिस्तान के मुमताज कॉलमनिस्ट हैं, एडिटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुदीर हैं। उन्होंने ये कहा कि कानून जो है वो बना हुआ बड़े अजीब तरीके से है। उस कानून की अगर आप एक्चुअल लिटरल रीडिंग पे जाएं, जिस तरह से कानून बना है, तो फिर तो कोई भी वो शख्स जो फॉरेन सिटीजन है, खा वो पाकिस्तानी ओरिजिन का हो, अगर वो डुअल सिटीजन नहीं है तो उसकी फंडिंग जो है वो किसी सियासी जमात को अलाउड नहीं है। लेकिन अगर ऐसी डिटर्मिनेशन हो जाती है, कानून की ऐसी इंप्लीमेंटेशन हो जाती है, तो फिर तो गुज़िश्ता रबा सदी में 25-30 बरस में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें तहरीक इंसाफ के बनने से पहले भी डायस्पोरास जो है पाकिस्तानी, उनसे फंडिंग ले रही हैं। तो आपकी इस पे क्या है पोजीशन कि मतलब क्या कोई भी फॉरेन नेशनल जो ब्रिटिश हैं जैसे सबसे ज्यादा फंडिंग करते हैं, क्या उनकी फंडिंग नहीं ली गई होंगी जमातों ने? डॉक्टर साहब, यकीनन जो शामी साहब हैं वो एक महनाज सहाफ़ी हैं और उनकी कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग मेरे से कहीं बेहतर होगी। पर मैंने जो पिछले सेगमेंट में बात की थी वो मोर और लेस वही थी जो शामी साहब ने कहा, और मैंने भी ये कहा था कि ये मामला अब इलेक्शन कमीशन के अंदर टेकअप होगा और उसके ऊपर वो अपनी रूलिंग दे देंगे और हम सबको उसका एहतराम करना चाहिए। पर जो मेरी एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट शामी साहब के साथ है वो ये है कि जो प्रोहिबिशन है, जो आर्टिकल 6 के अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के अंदर, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं वो वर्बेटम पढ़ देता हूं और आपको उससे सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मेरे ख्याल से प्रोहिबिशन सिर्फ कंपनीज के ऊपर है, इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं। और इंडिविजुअल्स आपको डायरेक्टली अगर कंपनी ये पार्टीज को डोनेशन देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। तो ये जो आर्टिकल 6 है वो कहता है एनी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन शैल बी प्रोहिबिटेड। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर प्रोहिबिशन है, ये कंपनीज के ऊपर है। और जिस तरह से लॉ मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को यकीनन उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करना पड़ेगा और यकीनन वही मेयार उनको बाकी की पार्टीज के लिए भी उसके अकॉर्डिंगली रिव्यू करना चाहिए। और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वल्लाह आलम, हम उसको ओन करने को, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पे जो पूछना चाहिए वो चीज ये है कि क्या इन्होंने आरिफ नकवी साहब की कंपनी से पैसे लिए कि नहीं लिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक छोटी सी खबर, एक छोटी सी कंपनी का नाम आज के अखबारों के अंदर कोटेड है, तो ये तो येस और नो का सवाल और जवाब है ना। इसके अंदर कह देना कि वो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनी थी, वो पता नहीं कौन सी कंपनी थी, क्या नहीं था, जब कानून के अंदर लिखा हुआ है कि हर किस्म की कंपनियों से पैसे लेने पे आपको प्रोहिबिशन है, तो इट इज एज क्लियर एज दैट। अब ये तो इन्होंने आपके शो में मान ही लिया है कि हमने कंपनी से ले लिया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने सिग्नेचर के जरिए ये सारी की सारी चीजें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है, तो जाती तौर के ऊपर भी उनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्योंकि वो सादिक और अमीन, चाहे पहले साकिब निसार साहब ने उनको डिक्लेयर किया था कि नहीं किया था, वो आज इस मेयार के ऊपर तो यकीनन फेल कर जाएंगे। अच्छा शामी साहब, ये जो वजाहत की अली परवेज मलिक साहब ने कि कंपनीज की प्रोहिबिशन है, इंडिविजुअल्स की, अफराद की, शख्सियात की नहीं है, इस पे अब आप मुतफिक हैं? मैंने अपने बाज़ वकील दोस्तों से गुफ्तगू की तो उन्होंने उनकी इंटरप्रिटेशन दी। लेकिन अगर परवेज मलिक साहब की बात दुरुस्त है तो तब भी सवाल तो यही होगा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के, लेकिन वो दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी कबूल कर चुके हैं और पाकिस्तानी नेशनल उस तरह से नहीं है, तो फिर उनके ऊपर भी क्या इसका इख्तलाफ होगा। यानी जो अली परवेज मलिक साहब है वो भी बात कर रहे हैं, अगर वो एक किसी ओवरसीज पाकिस्तानी में, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के ओवरसीज में पाकिस्तानी में एक कंपनी बनाई हुई है या एक एसोसिएशन बनाई हुई है, तो उसको भी वो उसी फॉरेन फंडिंग में लाएंगे जो कि गैर मुल्की अदारे और गैर मुल्की एजेंसी की फंडिंग हो। एक बड़ा एक मौजू है ऐसा, इसमें एक इंटरप्रिटेशन का मौजू है, इसमें हमें बड़ी
बड़ी अर्क-रीति से इसका जायजा लेना होगा और ये इसको आप झटपट ये फैसला नहीं कर सकेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट है शामी साहब का। नाज़रीन, मुझे भी समझ आ रही है शामी साहब की बात से कि पाकिस्तान के कहानी लिखते हुए और बनाते हुए उसमें सुखन बड़े रह जाते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं क्विकली जवाब लेना चाह रहा हूं अली मलिक साहब। मैं हसन खाबर साहब का, हसन खाबर साहब वो नकवी साहब की कंपनी की तरफ बार बार इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि नकवी साहब की कंपनी से ही जो फंडिंग ले ली है तहरीक इंसाफ ने, वही काफी है तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को खतरे में डालने की। अच्छा, मैं ना डॉक्टर साहब एक ज़रा वजाहत कर दूं कि शामी साहब ने जो बात की वो भी ठीक है और अली साहब शायद एक और तरफ इशारा करें। मैं उस बात की टेक्निकल वजाहत कर दूं। मैं खुद तो कानूनदान नहीं हूं। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो केस है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के अंडर जो लिखा गया ना उसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि ये 2013-14 के बाद की जो पटिशन है वो है। 2017 का जो इलेक्शंस एक्ट था उसके अंदर भी फॉरेन फंडिंग के हवाले से प्रोविज़न डाली गई। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इंडिविजुअल्स वाली बात शामी साहब कर रहे हैं वो 2017 के एक्ट में शामिल की गई है और 2002 का जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसमें इंडिविजुअल्स की बात नहीं थी। लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई गलती भी हो सकती है। जी, दूसरी बात ये है कि मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि कंपनीज के हवाले से जो बाज़ लोग होते हैं जिनकी जो कैटेगरी है ना सिंगल ओनर या डायरेक्टर फर्म, वो उस कैटेगरी में नहीं आती। यही हमारी कंटेंशन है कि हमारे जो 40,000 डोनर्स हैं जिसकी लिस्ट सारी की सारी दी गई है इलेक्शन कमीशन को, उसके अंदर बाज़ लोग सिंगल ओनर डायरेक्टर हैं। जिन कैटेगरीज की फंडिंग प्रोहिबिटेड है वो उसके अंदर नहीं आते। एक कानून के अंदर तरीकाकार वजह है कि अगर सिंगल ओनर डायरेक्टर हैं उस कैटेगरी के नहीं भी हैं तो आपने एक नोटराइज स्टेटमेंट देनी है। वो स्टेटमेंट साथ दी गई हैं। तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल है और तमाम रिक्वायरमेंट्स कानून की पूरी की गई है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, बात यह है कि अगर बीच में से हम कोई एक ट्रांजैक्शन किसी को पता हो वो उठा के कहे कि जी इसकी ट्रांजैक्शन का क्या बना या उसका क्या बना, मेरे सामने जाहिर है कि तमाम 40,000 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब सवाल पूछेगा तो मैं आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। हमने बहुत अच्छा और ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसमें रखा हुआ है, कोई उसमें ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं इन प्रिंसिपल आपको ये बता रहा हूँ कि हमने नहीं, जो चीज़ प्रोहिबिटेड थी नहीं, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। जो बड़े सवाल उठाए गए थे वो 31 करोड़ के हवाले से थे और 26 अकाउंटों के हवाले से थे, इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। अच्छा, अली परवेज मलिक साहब, आपने खुद ही ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है। जो फैसला वो करेंगे हम उसे कबूल कर लेंगे। तो फिर इस वक्त सियासी झगड़ा है क्या? अगर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट भेज दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत को, पब्लिकली वो लीक कर दी है किसी ने पॉलिटिकल इम्पैक्ट के लिए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपना माइंड एक्सरसाइज करना है, उसमें शायद चंद दिन लगे, चंद हफ्ते लगे, तो इस वक्त आपकी पार्टी का मुद्दा आखिर फिर है क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो खावर साहब ने जो बात की है उसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल 6 पूरा जो पीपीओ 2002 का था पूरा उसकी वो क्लॉज पढ़ के दिखा दी है। उसमें कोई एग्जेम्पशन आपने कोई सुनी जिसके अंदर लिखा हो कि सिंगल डायरेक्टर कंपनी हो तो हम उसको ये कानून जो है लागू नहीं होगा? तो कतन ऐसी कोई बात नहीं है। हम खामखार लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अब आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब सिर्फ इतना ही दूंगा। मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के लिए क्या मेयार तय किया था जब इस किस्म के इल्जामात उनके ऊपर लगे थे? क्या उन्होंने ये नहीं बताया था कि जी आजादाना माहौल के अंदर कोई भी तहकीक, कोई भी तफ्तीश नहीं हो सकती अगर लोग जिनके ऊपर इल्जाम लगे वो अपने ओहदों के साथ चिमड़ के बैठ जाएं? तो मुझे बताएं, क्या इससे ज्यादा कोई सीरियस इल्जाम लग सकते हैं कि आपका वजीर आजम जो है ना वो पूरे अकाउंट डिस्क्लोज कर रहा है, ना आपका वजीर आजम ये बताने को तैयार है कि पैसे उसके पास आए कहां से हैं, ना आपका वजीर आजम ये बताने की कोशिश कर रहा है या बता रहा है कि वो 30 करोड़ कहां पे गायब हो गए हैं, ना आपका वजीर आजम इस चीज को बताने को तैयार है कि जी उन्होंने जो अपने मिनट्स खुद अपनी पार्टी के इशू किए जिसके अंदर ये इजाजत दी है कि डोनेशनें जो हैं वो आप अपने पीएनओ के और अपने टी बॉयज के अकाउंट्स में जमा करा लें, उसको भी ओन करने को तैयार नहीं है। और सोने पे सुहागा इन सारी चीजों को एज इट इज वो साइन करके इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा देता है और कह देता है कि जी मैं सादिक और अमीन हूं। तो मुझे बताएं, क्या उनको ये प्रॉपर तहकीक और तफ्तीश के लिए इस मामले के लिए अपने ओहदों से नहीं अलहदा हो जाना चाहिए? क्या उनका ये मेयार नहीं था? ये वो सारा झगड़ा है हम जिसको आगे लेके चल रहे हैं। और यकीनन अगर ये अपना आला ज़र्फ जो
यकीनन उनके पास शायद नहीं है। जब नहीं मुजाहरा करेंगे तो इलेक्शन कमीशन को यही फैसले करने पड़ेंगे इन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर चीजें, ये कोई ढकी छुपी तो है नहीं। और मैंने आपसे कहा था कि और इनको ये जो कह रहे हैं कि हमें अपने अकाउंटों के बारे में मालूम नहीं था, तो इनको एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन को और किसी चीज के लिए शुक्रिया ये अदा करें या ना करें, इस चीज के ऊपर जरूर अदा करना चाहिए कि इनके माशाल्लाह 16-17 अकाउंट और इनको ढूंढ के दे दिए इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, मेरे साथ रहिए अली परवेज मलिक साहब, ब्रेक ले ले। ब्रेक के बाद मैं खावर साहब के पास तो जाऊंगा टेक्निकल जवाब लेने के लिए, और मुजीबर रहमान शामी साहब के पास जाऊंगा इस पूरे मामले के पॉलिटिकल इंपैक्ट को इस स्टेज पे समझने के लिए आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं मुजीबर रहमान शामी साहब की तरफ चलूं इसका वाइडर पॉलिटिकल इंपैक्ट समझने के लिए इस डिस्कशन की तरफ चलूं, मैं क्विक एक टेक्निकल सवाल ले लूं हसन खावर साहब से। हसन खावर साहब, अली परवेज मलिक साहब ये कह रहे हैं कि कोई एग्जेम्पशन ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिस किस्म की एग्जेम्पशंस का आप जिक्र कर रहे हैं सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी के हवाले से। तो फिर तो डॉक्टर साहब ये बात इलेक्शन कमीशन बताएगी ना अगर मैं गलत कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने अली साहब से ये पूछा है कि आपका जी मुद्दा क्या है, केस क्या है और मसला क्या है इसमें, तो उन्होंने भी ये आगे से कहा कि जी इमरान खान साहब ने क्योंकि तब हमें ये कहा था इसलिए हम भी ये कह रहे हैं। तो एक बात तो चलें एक्सेप्ट हो गई कि आज इमरान खान के सेट किए हुए स्टैंडर्ड के ऊपर सियासत हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है या इंक्वायरी हो रही है हमारे किसी मातहत इदारे में नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, वो इसके ऊपर फैसला करेगा। अकाउंटों के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई अनडिक्लेयर्ड अकाउंट नहीं है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि चंद ऐसे अकाउंट का इशारा उसके अंदर है जिनका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम अपना जवाब जमा करा देंगे, इलेक्शन कमीशन उस पर बात कर देगा। सादिक अमीन की बात रही, वो तो इस मुल्क के आइन के मुताबिक कोर्ट्स ये फैसला करती हैं और कोर्ट्स अपना फैसला कर चुकी हैं। ये भी बता चुकी हैं कि कौन सादिक और अमीन है, ये भी बता चुकी हैं कि कौन सादिक और अमीन नहीं है और इस वक्त मुल्क में मौजूद भी नहीं है और कानून को मतूबा है। और अकबर एस बाबर के केस की आखिरी बात मैं आपको ये बताऊं कि अकबर एस बाबर का केस स्टैंड करता था स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, और दूसरा जो उन्होंने वेब से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए। मैं इस बेस पे कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन इस पर बिल्कुल अपना जवाब देगा, शामी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो उनका केस का प्रेमाइस था स्क्रूटनी रिपोर्ट के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जी इस रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट नहीं है वेरीफाइबल, ये स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट की हैसियत नहीं रखती और अकबर एस बाबर अपना केस के लिए वेरीफाइबल सबूत नहीं जमा करा सके, ये उसके अंदर लिखा है। इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अकबर एस बाबर साहब का केस अब ख़त्म हो चुका है, उसमें कोई जान नहीं रही और इलेक्शन कमीशन भी उस पर यही बात करेगा। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेकाक है। अच्छा, एक सवाल क्विकली, वो बार बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने पहले टैक्स पूछ लें। नहीं, वो एक चीज और भी है कि आपने ये फरमाया, अली परवेज मलिक साहब ने फरमाया था खावर साहब के प्राइम मिनिस्टर ने पहले से ज्यादा टैक्स दे दिया है। उसका भी अली साहब इंसिस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अली साहब के सवाल का जवाब दे देता हूँ। बात यह है कि जब से इनका 16 अरब का केस आया शहबाज शरीफ साहब का, इनको हर जगह ऐसे पीएन्स और टी बॉयज नजर आ रहे हैं जिनके अकाउंटों में अरबों रुपया आ रहा है। ये उस शहबाज शरीफ साहब का केस है, ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, नहीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के टैक्स पहले कब हुआ करते थे? अब ज्यादा 2011 को इनकी अपनी मीटिंग के मिनट्स हैं, इसके अंदर मैंने नाम बताए, इनको शनाख्ती कार्ड नंबर भी बता दूं जिनके अंदर ये अकाउंटों को पैसे इकट्ठे किए इन्होंने। ओ अली साहब, अब वक्त बड़ा कम है क्योंकि 10 मिनट का ये सेगमेंट था, इसमें से 4-5 मिनट चले गए हैं। मुजीबर रहमान शामी साहब से बात पहले भी नहीं हो सकी। मुजीबर रहमान शामी साहब, बड़ी अच्छी एक डिस्कशन थी जिसमें हसन खावर साहब भी ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसकी डिटर्मिनेशन करनी है, हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम वेट करेंगे, सवालात का जवाब देंगे। अली परवेज मलिक साहब बीइंग द रीसेंट पॉलिटिशियन, वो कहते हैं भाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो डिटर्मिनेशन करेगा, हम उसको मान लेंगे। तो इस स्टेज पे फिर ये जो अखबारात में और जगह को चल रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नो कॉन्फिडेंस, उनके खिलाफ वोट आ सकता है, हुकूमत को चले जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, वो तो फिर चीजें आपको कैसी लग रही हैं? ये कुछ सियासी ही लग रहा है मामला सारा, इस वक्त आपको लग रहा है कि कोई हुकूमत बड़ी मुश्किल में? देखिए, वो जो सारी चीजें हो रही हैं वो तो हमारी सियासत का हिस्सा है या खासा है, इसी तरह की बातें हो रही होती रही हैं। अभी बड़ी दिलचस्प बात है कि यानी ये बात कही जा रही थी, अली परवेज मलिक साहब जो हैं मेरे भाई हैं, ये भतीजे भी हैं, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब से ये मुतालबा कर रहे थे जब उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी कि वो अपना उनकी मौजूदगी में ये तफ्तीश नहीं हो सकती आजादाना।
लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के इस मुतालबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो उसी तरह का मुतालबा अगर आज इमरान खान साहब से किया जा रहा है तो मेरा ख्याल उनको भी तवज्जो देने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं होगी। और यानी ये तो मुतालबात जो हैं हमारे सियासी ज़ोमा जो हैं एक दूसरे से इस तरह से करते रहते हैं, ये उनकी आदत है। मामला ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के सामने ये सारी बातें इस वक्त मौजूद हैं और ये जो सारी इंटरप्रिटेशंस हैं कि फॉरेन यानी फॉरेन सिटीजन कौन है, फॉरेन एलिमेंट कौन है, पार्टी एक इंडिविजुअल है, एक एसोसिएशन है, या यानी एक सिंगल डायरेक्टर की कंपनी है या नहीं है, या पाकिस्तानी ओरिजिन का जो बंदा है वो भी फॉरेन नेशनल होगा। ये सारी नुक्ता तराजी जो है ये अदालत के सामने होगी, इलेक्शन कमीशन के सामने होगी, उनको फैसला करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप फौरी तौर पर हम एक फैसला कर दें और उसका ऐलान कर दें। तो थोड़ा ये 7 साल से मामला चल रहा है, ये 2013 की बात हो रही है, ये कल की बात नहीं है। तो 7 साल जहां लग गए हैं तो 2-4 महीने या 2-4 हफ्ते और लग जाएंगे। तो क्या जरूरत है हमें अपनी सियासत को पोल्यूट करने की और अपने सिस्टम को गैर मुस्तहकम करने की? इंतजार कर रहे हैं और अपने अपने दलाइल वहां दें जहां के देने चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग समिंग अप आर्गुमेंट। अली परवेज मलिक, मेरे ख्याल 1 आध मिनट ही है, क्विकली आपका रिस्पॉन्स ले लेते हैं। जी, मेरा ख्याल है वो खावर साहब बताना चाह रहे थे कि वजीर आजम साहब ने 40 साल में जो टैक्स पेमेंट की है उससे कहीं ज्यादा इन्होंने 1 साल में किस तरह की है। तो ये आपके व्यूअर्स ज्यादा जानना चाहेंगे, तो मैं अपना टाइम उनको दे देता हूं और गुजारिश सिर्फ ये करूंगा, ये हमें ना बताइएगा कि उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उन्होंने कोई बेची थी और उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स दिया, क्योंकि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर कोई कैपिटल गेन अप्लाई नहीं करता। तो काइंडली उसका जवाब ले लें डॉक्टर साहब, आपके व्यूअर्स वो जानना चाहते हैं। ठीक है हसन खावर साहब, ऐसे तो मुझे शक है कि जाहिर है टैक्स फॉर्म में उन्होंने ये चीजें बताई होंगी अपने टैक्स रिटर्न। बहरहाल हसन खावर साहब, इस पे क्या रिस्पॉन्स है? डॉक्टर साहब, मेरे पास तो प्राइम मिनिस्टर का टैक्स रिटर्न नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस यही बताती है और हमारा तरीका भी ये बताता है कि जिन लोगों ने कुछ छुपाना होता है वो टैक्स रिटर्न में फाइल नहीं करते, वो टैक्स नहीं देते। शुक्र करें कि वज़ीर आज़म टैक्स ने आपके दिया है, आपके लीडर्स की तरह नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे लीडर इनकी तरह नहीं है। इनकी पूरी कोशिश है कि वज़ीर आज़म की ज़ात पे कोई चीज़ नजर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात है नहीं। एक बंदे ने टैक्स दिया है, आपने खुद टैक्स का फॉर्म भरा है, आपको पता है कि टैक्स का फॉर्म जब भरना होता है आप सिर्फ अमाउंट नहीं दे देते, पूरा उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। उन्होंने भी किया होगा उस रिटर्न के अंदर। तो ये इन बातों के अंदर कोई जान नहीं है। लेकिन चलिए, अली साहब भी भाई वज़ीर आज़म बनने से पहले 2.5 लाख रुपए साल का टैक्स, वज़ीर आज़म बनने के बाद इतनी आमदनी होगी कि करोड़ रुपए का टैक्स, माशाल्लाह। फिर तो मिल गया ना। इंटरेस्टिंग है अली परवेज मलिक साहब का सवाल, यकीनी तौर पे अवामी दिलचस्पी का बायस है, लेकिन जाहिर है कि टैक्स रिटर्न के अंदर इसका जवाब होगा। टैक्स रिटर्न में जवाब डेफिनेटली होता है, इस चीज़ का आप भी पढ़ते हैं, टैक्स रिटर्न भी पढ़ते हैं। नाज़रीन, बड़ी मुफस्सल डिस्कशन थी, बड़े अच्छे हमारे पार्टिसिपेंट्स थे। जो बात हमें समझ आती है कि इस वक्त जो सियासी कशमकश है, जाहिर है कि अपोजिशन के हाथ में एक चीज़ आई है, अपोजिशन उससे खेलना चाह रही है, हुकूमत को दबाव में लाना चाह रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही को इसकी डिटर्मिनेशन करनी है। स्क्रूटनी कमेटी ने अगर अपनी एक रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेज दी है, तो गालिबन इस पे कई हफ्ते कई महीने लग सकते हैं। फौरी तौर पे इस पे कुछ होता नजर आता नहीं है और ये डिमांड्स हैं कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें, नो कॉन्फिडेंस वोट पर आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा जान नजर आ नहीं रही है। आज इतना ही है, फिर आपसे मुलाकात होती है। शुक्रिया।